So, Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the next disorder of GIT, that is going to be the peptic ulcer disease. Now, we know that a defect in the gastric wall, or in the duodenal wall, or in esophageal wall, a defect that can be considered wound or an injury or an open sore, which is mostly produced as a result of a chronically going gastritis, that is called as peptic ulcer disease. We know that ulceration can occur in any part of the body, but when it occurs in the gut region, चाहे वो esophagus में हो, duodenum में हो या stomach में हो, that will be called as gastric ulcer disease या peptic ulcer disease, right? तो पेप्टिक कवर बेसिकली हम एसिड के लिए यूज़ करते हैं, तो जो एसिड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक इंजरी होती है दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, राइट। अच्छा, तो एक वूंड होता है, जख्म बन जाता है, बट इट इज़ स्पेसिफिक दैट नॉर्मली जो हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं वो नॉर्मली या तो म्यूकोजा में होती है, सब म्यूकोजा में होती है, जबकि पेप्टिक अल्सर के लिए इट इज स्पेसिफिक दैट द इंजरी विल इन्वॉल्व ऑल द 3 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा एज वेल। तो एक डीपर लेवल की इंजरी होती है स्टमक वॉल की। अभी हम स्टमक के लिए कंसर्न है क्योंकि वी आर डीलिंग विद दैट सेक्शन, राइट। तो स्टमक वॉल में ऐसे अच्छा, नॉर्मली तो ये कहते हैं कहीं पर भी हो सकते हैं अल्सर्स, कहीं पर भी बन सकते हैं, बट नॉर्मली वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं जहाँ पर एसिड की प्रोडक्शन या एसिड का को ज़्यादा हम इंकाउंटर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एंट्रम ऑफ द स्टमक में, वहाँ पर नॉर्मली ज़्यादा एसिड इंड्यूस्ड अल्सर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ज़्यादा कॉमन अल्सर्स जो होते हैं ड्यूडेनम के होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टमक, बट स्टिल हमने स्टमक के भी होते हैं तो उसको डील करते हैं। अच्छा जी, देखा था हमने कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हमें मिलता है इन द बैकग्राउंड ऑफ डिजीज़, जहाँ पर भी क्रोनिकली गैस्ट्राइटिस चलता आ रहा है, डेफिनेटली वहाँ पर या तो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से वहाँ पे इंजरी ज़्यादा हो, या फिर एच पाइलोरी की वजह से वहाँ पे एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बिकॉज वी नो कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पे स्टमक की वॉल में इंजरी भी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, फिर देखते हैं कि जब भी किसी तरह जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होते हैं वो फेल होने लग जाएं या इंजूरियस फैक्टर ज़्यादा होने लग जाएं तो एंड रिजल्ट हमारे पास अल्सरेशन आती है, राइट। तो उसमें फिर क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एच पाइलोरी की इन्फेक्शन हो सकती है, एनसेड्स टैबलेट्स मोस्टली हम देखते हैं जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ उसमें होता भी यही है कि पेशेंट्स जो हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ओवर डोजेज कर लेते हैं एनसेड्स की वजह से, अगेंस्ट स्टमक इंजरी रिजल्ट करती है। एंड देन सिगरेट्स, अल्कोहल, डेफिनेटली दे आर द पॉजिटिव फैक्टर्स या डैमेजिंग फैक्टर्स एज वेल। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी अमूमन एक आप आगे देखोगे एक सिंड्रोम होता है, हम बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर एक गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का ट्यूमर हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा तो एचसीएल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और एचसीएल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एचसीएल इंड्यूस्ड अल्सर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब पहले हम डील करते हैं विद एक्यूट पेप्टिक अल्सर डिजीज, फिर हम एक क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को देखेंगे। जो क्रोनिक वाली वो डेफिनेटली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के नतीजे में होगी, जो एक्यूट वाली है वो किसी और वजह से होती है। एक्यूट हमने देखा कि एनसेड्स का एक एकदम से यूज़ एंसर जब करते हैं कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख चुके हैं कि ये साइक्लोऑक्सीनेज को इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अमाउंट को कम करा देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होंगे तो म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट नहीं होगा, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा सिक्रेट नहीं होंगे, इनफ ब्लड फ्लो नहीं आएगा स्टमक की तरफ, तो क्या होगा नतीजे में स्टमक इंजरी रिजल्ट करेगी। अच्छा, 3 तरह के एक्यूट पेप्टिक अल्सर होते हैं। स्ट्रेस अल्सर, अब हम ये नहीं सोच सकते कि बंदे को स्ट्रेस हुआ तो उसको अल्सर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो स्ट्रेस हम ये स्ट्रेस का टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब स्टमक को इनफ ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल हेमरेज हो गया, बॉडी में बर्न्स होंगे हमें, या फिर आपको ट्रॉमा मिल गया, सारा ब्लड अब कहाँ पे डायरेक्टेड है, ब्रेन या हार्ट की तरफ, तो स्टमक में तो ब्लड नहीं आ रहा, स्टमक में ब्लड नहीं आएगा तो एसिड को वॉश कैसे करेगा, या स्टमक को इनफ न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेगा, स्टमक को इनफ ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेगा। दैट विल रिजल्ट इन स्ट्रेस अल्सर्स, जो कि हमें नजर आते हैं शॉक सेप्सिस के साथ। अगर करलिंग अल्सर्स हम कहते हैं जब जो मोस्टली प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होते हैं, और ये नॉर्मली किस वजह से होते हैं, बर्न्स की वजह से। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कुशिंग अल्सर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होना स्टमक अल्सर कैसे करा सकता है? तो हम ये देखते हैं कि स्टमक में जो नर्व्स आती हैं, वेगस नर्व्स, उसके जो न्यूक्लियर वो हमारे ब्रेन में पड़े होते हैं, डोर्सल वेगल न्यूक्लियर उनका बोलता है। अगर उनकी एक्टिवेशन हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्टमक में हाइपर एसिडेमिया हो जाएगा, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो नर्व्स उसके वहाँ पर ट्रिगर हो रही हैं, राइट। तो डेफिनेटली वी नो कि जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो अल्सर रिजल्ट करते हैं, राइट। तो इसकी पैथोजेनेसिस भी यही है कि ये जो एक एक्यूट अल्सर्स होते हैं ये काफ़ी बार एनसेड इंड्यूस्ड होते हैं, और कॉज हम देखते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज की इनहिबिशन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कम हुई और इस तरह सारा मसला हो ख़राब होगा। वेगल न्यूक्लियाई के नतीजे में जो होगा उसे हम कुशिंग अल्सर्स बोलेंगे। अच्छा जी, फिर हम बस वो बाकी सर हम देख चुके हैं, हाइपोक्सिया होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर
पीएच कम होती रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड की ज़्यादा होता रहेगा। खैर, अब ये जो अब हम देख रहे हैं, जो ये वाला पूरा सेक्शन है, ये एक्यूट अल्सरेशन का नहीं है, ये क्रोनिक अल्सर है, जो नॉर्मली हमारे पास नजर आते हैं हमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के नतीजे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ज़ोलिंजा-एलिसन सिंड्रोम में एक इंक्रीज गैस्ट्रिन प्रोडक्शन हो रही है और इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, अल्सर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉजेटिव एजेंट एंड इंजूरियस एजेंट। वो क्या करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ब्लड फ्लो कम पहुँचता है म्यूकोजा में, वहाँ की हीलिंग डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा हम जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एनसेड्स की तरह ही काम करते हैं, दैट इज़ वो सप्रेस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को और इम्पेयर करते हैं हीलिंग को। इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेज जो है हमारी बॉडी की वो एसोसिएटेड हमें नजर आती है पीयूडी में। अच्छा जी, तो इसका हमें मॉर्फोलॉजी कैसे दिखाई देती है पेप्टिक अल्सर्स की, तो ये शार्पली पंच्ड आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा नजर है जैसे ना उसमें किसी ने होल किया हुआ है स्टमक में, राइट, और समहाउ इसमें कभी कभी कोई ब्लीडिंग भी होती है, इसकी वजह से हेमरेज, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज भी हो सकता है। और चूंकि ये पूरे म्यूकोजा को इन्वॉल्व किया होता है, तो समटाइम्स परफोरेशन या एक जिसे कहते हैं कि स्टमक की वॉल बिल्कुल ही परफोरेट कर जाती है और गैस्ट्रिक कंटेंट्स एब्डोमिनल कैविटी में लीक आउट होने का भी खतरा होता है आज, क्योंकि जब ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए फॉरवर्ड्स। अच्छा, तो क्लिनिकल फीचर्स हमें कैसे नजर आते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है एपिगैस्ट्रिक पेन या एचिंग पेन से प्रेजेंट करता है, और वो हमें ये और उसमें डेफिनेट अगर परफोरेशन हो रही है, उसमें हेमरेज हो रहा है, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी मिलेगा। तो उसके एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स हमें इस तरह नजर आते हैं कि खाना खाने के बाद पेन कम हो जाता है, क्योंकि जो एसिड होता है और वो यूटिलाइज हो रहा है खाने को डाइजेस्ट करने में। जब अल्कली लेता है तो ये ठीक हो जाता है, जब रात को सोता है तो ये पेन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम में नॉकटर्नल एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो एसिड प्रोडक्शन रात के टाइम ज़्यादा होने की वजह से अगेन उसमें फिर पेन की सेंसेशन ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा जी, देन हमने कहा कि इसकी फिर थेरेपी क्या हो सकती है। तो अगर एच पाइलोरी की वजह से अल्सरेशन हो रही है तो आप उसको क्योर करने की कोशिश करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, अलॉन्ग विद द प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जो कि फिर इनहिबिट करेंगी एसिड की प्रोडक्शन को भी। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स इज द बेस्ट थेरेपी फॉर इट, अगर तो एच पाइलोरी की वजह से है। अदरवाइज अगर कोई गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, गैस्ट्रिनोमा है, तो उसको फिर आपको सर्जरी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आप प्रोडक्शन फिर एसिड की कैसे रोकोगे अगर आप में मुस्तकिल तौर पर गैस्ट्रिन आता जा रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई परफोरेशन होगी किसी अल्सर की, तो आप हमें उस परफोरेटेड अल्सर को रिमूव करना पड़ेगा, स्टमक वॉल को डेफिनेटली रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट कैन रिजल्ट इन वेरी बैड थिंग। तो हम देख रहे हैं इन पेशेंट में नॉर्मली नोजिया मिलता है, वॉमिटिंग मिलती है, ब्लॉटिंग और बेल्चिंग भी प्रेजेंट होती है। दैट वाज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर डिजीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।